हाय फ्रेंड्स, मैं हूं जीत और आपका स्वागत है आपकी अपनी एकेडमी कैन बी डन में। और अभी स्टार्ट करने वाले इस सेशन में हम एडमंड स्पेंसर इज़ द फर्स्ट राइटर ऑफ एलिजाबेथन एज, द गोल्डन एज, है ना। गोल्डन एज की शुरुआत हम लास्ट सेशन में कर चुके हैं, तो आइए आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। तो एडमंड स्पेंसर इज़ द फर्स्ट राइटर ऑफ एलिजाबेथन राइटिंग्स। एडमंड स्पेंसर 1552 टू 1599 ये इनका टेन्योर है। ही वॉज बॉर्न इन ईस्ट स्मिथफील्ड एंड ही वॉज अपॉइंटेड एज ए गवर्नर ऑफ आयरलैंड। इनको गवर्नर ऑफ आयरलैंड के रूप में अपॉइंट किया गया क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा। His whole life is very amazing. Earlier he was living the life of a shepherd. Then he started writing small poems. Those are called epithalamon. And he gifted a dedicated piece of these to Queen Elizabeth. Walter Raleigh, the courtier, got impressed by these things and introduced him to Queen Elizabeth, who got influenced by the writings of Edmund Spenser. Then she appointed him as a governor of Ireland. तो इनकी जो पूरी जर्नी है वो बहुत ही शानदार, मज़ेदार, बाकी आप खुद डिसाइड कीजिए कैसी रही। तो ये शुरू में ये शेफर्ड थे और बहुत ही नॉर्मल फैमिली से आते हैं। एंड ही स्टार्टेड राइटिंग स्मॉल पोएम्स, छोटी इन्होंने पोएम्स लिखनी शुरू की जिन्हें कि एपिथैलेमियन कहा जाता है। और उनसे जो इनको जो थोड़ी बहुत कमाई होती थी, फीस आती थी, तो वो क्वीन एलिजाबेथ के लिए वो डेडिकेट कर देते थे। अब जब ये बात वहाँ के कोर्टियर को, यानी क्वीन एलिजाबेथ के कोर्टियर थे वॉल्टर रेलिक, जिन्होंने इनकी काफ़ी हेल्प भी की, तो उनको जब ये मालूम पड़ी तो उनसे बहुत इम्प्रेस्ड हुए और उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ से मिलवाया एडमंड स्पेंसर को। और उनकी पोएम्स पढ़ने के बाद एडमंड स्पेंसर की उन्होंने उन्हें गवर्नर ऑफ आयरलैंड नियुक्त कर दिया। When Spencer went to Ireland and he found that Irish people were planning a rebellion against English army, Spencer joined them, but in secret he started working as a spy of Elizabeth. He leaked all the secrets of Irish revolution to Elizabeth, but one day Irish found that it was Spencer who is leaking all the secrets and trying to kill him. They burned the fort of King Coleman, place of Spencer, and it is believed that one of the sons of Spencer and few books of Fairy Queen got destroyed by fire. अब ये आयरलैंड पहुंच तो गए वहाँ गवर्नर बन के, पर जब इन्हें मालूम पड़ा वहाँ रहने के बाद कि जो आयरिश लोग हैं वो एक रिवोल्ट, एक विद्रोह की प्लानिंग कर रहे हैं इंग्लिश आर्मी के खिलाफ, तो इन्होंने उनको ज्वाइन कर लिया। लेकिन सीक्रेटली ये काम करते रहे एलिजाबेथ के जासूस के रूप में। इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से जो आयरिश रेवोल्यूशनिस्ट थी उनकी लीक की। लेकिन ये बात एक दिन आयरिश लोगों को मालूम पड़ गई कि स्पेंसर ही है वो जो सारी इन्फॉर्मेशन, उनकी सीक्रेट्स को लीक कर रहे हैं, और उन्हें मारने की कोशिश की। जहाँ पर स्पेंसर रहते थे किंग कोलेमन फोर्ट में, वहाँ पर उस प्लेस को, वहाँ पर हमला कर दिया उन्होंने। और माना जाता है कि उनका एक बेटा और फेरी क्वीन की जो ओरिजिनल जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी उसमें से भी कुछ किताबें जो हैं वो आग में नष्ट हो गई। Spencer ran away while he was on his way to reach England. The Irish leaders realized that Spencer must have leaked all the documents, and they find out the truth that Irish people were not in condition to fight against English army. Their secrets were already leaked, so they decided to surrender. They had a meeting with Queen Elizabeth and they put a condition that said that we Irish people would surrender to you, but we want Spencer back, and he was a traitor and deceived us. अब स्पेंसर वहाँ से तो बच के निकल गए, लेकिन जब वो बच के निकल के उन्होंने कोशिश की कि वो कैसे भी करके इंग्लैंड पहुँच जाएं, अपने देश पहुँच जाएं, तब तक आयरिश लीडर्स को समझ में आया कि स्पेंसर ने तो सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर ही दी है, और अब जो वो जो विद्रोह करने की प्लानिंग कर रहे थे वो विद्रोह सफल नहीं हो पाएगा, और फाइनली उन्हें हार माननी पड़ेगी इंग्लिश आर्मी अगेंस्ट, क्योंकि वो लड़ने की कंडीशन में नहीं थे। तो उन्होंने सरेंडर करने का डिसाइड किया, और उसके लिए उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ के साथ मीटिंग की। लेकिन साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रख दी कि हम सरेंडर तो कर देंगे इंग्लिश आर्मी के सामने, क्वीन एलिजाबेथ के सामने, परंतु हमें स्पेंसर चाहिए, क्योंकि स्पेंसर ने हमारे साथ गद्दारी की और हमको धोखा दिया है। क्वीन एलिजाबेथ बीइंग अ ग्रेट किंग न्यू दिस, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, शी न्यू दैट सैक्रिफाइसिंग द स्पेंसर विल सेव लॉट ऑफ लाइव्स. शी एग्रीड ऑन दिस एंड आर्मी बीइंग ऑन दिस स्टार्टेड चेजिंग Spencer. He was also chased by the English army. He went on hiding where he died in want of bread. It's a famous quote by Ben Jonson, Spencer died for want of bread. अब क्वीन एलिजाबेथ इस बात को जानती नहीं कि एक की बलि चढ़ाकर बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है, तो उन्होंने फाइनली स्पेंसर को सेक्रीफाइस कर दिया बहुत सारे लोगों की जान बचाने के लिए, और इसके लिए वो एग्री कर गई। जो आयरिश जो रेवोल्यूशनरीज थे उनके लीडर्स की इस बात पर उन्होंने एग्री कर लिया। तो अब वो आयरिश रेवोल्यूशनरी भी ढूंढने लगे और इंग्लिश आर्मी भी स्पेंसर को ही चेस करने लगी। वो छुपते रहे, लेकिन फाइनली एक जगह छुपे रहने के कारण उनके पास जो उनका जो राशन पानी था, खाना था, वो ख़त्म हो गया, और भूख की वजह से, यानी कि उनके पास खाने को कुछ भी नहीं बचा था, तो वो फाइनली
ये दुनिया उन्हें छोड़ के जानी पड़ी। तो इसलिए बेन जॉनसन ने एक बहुत फेमस कोट है बेन जॉनसन का स्पेंसर के बारे में कि स्पेंसर डाइड फॉर वांट ऑफ ब्रेड। स्पेंसर वॉज बॉर्न पुअर, लिव्ड पुअर एंड डाइड पुअर। चार्ल्स डैम ने कहा कि पोइट्स पोइट हैं, थॉमस नास ने कहा हेवनली स्पेंसर। तो आइए देखते हैं उनके कुछ चीज़ें जो उन्हें अमर बना गई। ये तो उनकी एक जीवन का एक ओवरव्यू था। What is Alexandrine? The last line of Spencer and Stenda is AB, BC, BCC. इसको Alexandrine कहते हैं। Alexander Pope called the last line iambic hexameter as serpentine. इसे serpentine के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि Alexander Pope ने इसको ऐसा नाम दिया। वर्क्स देखते हैं कि इनके वर्क्स क्या हैं। तो मेन वर्क हैं इनके, बहुत सारे वर्क्स हैं वैसे तो, बट विल स्टार्ट विद शेफर्ड्स कैलेंडर। It is simply an imitation of Virgil eclogues. Eclogues are also called pastorals, also called bucolic. It means poems sung by the shepherds dealing with the lives of villagers, rustic scenario, rural surroundings. ये इमिटेशन है सीधे सीधे वर्जिल इक्लोग्स के, और ये पेस्टोरल्स भी हैं। जब फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में हमने देखा कि हाँ पेस्टोरल एलेगीज आपको काफ़ी देखने को मिलेंगी। तो ये पोएम्स जो है वो शेफर्ड्स के द्वारा गाई जाती हैं, जो विलेजर्स की लाइफ, वहाँ की जो सराउंडिंग्स हैं ग्रामीण, उन पर आधारित रहती हैं। दिस वर्क शेफर्ड्स कैलेंडर गॉट पब्लिश इन 1579 में पब्लिश हुआ एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू फिलिप सिडनी। फिलिप सिडनी के लिए डेडिकेट किया इन्होंने। इट इज़ रिटन इन द पेस्टोरल ट्रेडिशन ऑफ थियोक्रेटिस, द फर्स्ट राइटर ऑफ इक्लॉग्स एंड इक्लॉग्स ऑफ वर्जिल। ये इस तरीके से उन्होंने लिखा, उन्होंने थियोक्रेटिस जो कि फर्स्ट राइटर थे इक्लॉग्स, तो उसी पैटर्न में उन्होंने उसी ट्रेडिशन में लिखा। थियोक्रेटिस वॉज अ रोमन राइटर हु इन्फ्लुएंस स्पेंसर। थियोक्रेटिस एक रोमन राइटर थे जिन्होंने स्पेंसर को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। अब शेफर्ड्स कैलेंडर में हेज अ गर्ल एलिसा, शी रिप्रेजेंट्स क्वीन एलिजाबेथ। शी इज द हेड ऑफ द फार्म हाउस वेयर देयर आर 18 शेफर्ड्स एंड दे कीप ऑन सिंगिंग 12 डिफरेंट सॉन्ग्स टॉकिंग अबाउट 12 डिफरेंट सीजन्स। इस शेफर्ड्स कैलेंडर में एक लड़की है जिसका नाम एलिजा है, जो कि क्वीन एलिजाबेथ को रिप्रेजेंट करती है। वो एक फार्म हाउस की हेड है जहाँ पर 18 शेफर्ड्स हैं और वो 12 अलग अलग गाने गाते रहते हैं 12 सीजन्स के लिए। इट इज़ बिलीव दैट इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द लेडी कॉल्ड काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक विच इज़ बिलीव टू बी द सिस्टर ऑफ फिलिप सिडनी। ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो शेफर्ड्स कैलेंडर है इसमें ये काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक से भी इंस्पायर्ड है, उस महिला से, और जो कि फिलिप सिडनी की बहन बताई जाती हैं। Here we have 12 eclogues. They deal with the themes like corruption of church, shattered love for Rosalind, Spencer's own love for Rosalind, and the praise of Queen Elizabeth, about rustic life, and also deal with the unhappy love stories of calling love for Rosalind. इसमें बहुत सारी थीम्स हैं, अलग अलग थीम्स हैं। हर इकोलॉग जो है वो एक डिफरेंट थीम को एड्रेस करती है। चर्च के करप्शन के ऊपर बात करते हैं, शैटर्ड लव के बारे में बात करते हैं अपने देश के लिए, अपने खुद के प्रेम के बारे में बात करते हैं देश के लिए, और क्वीन एलिजाबेथ की प्रेज में भी इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। अबाउट रस्टिक लाइफ, अबाउट द रूरल सराउंडिंग्स और अनहैप्पी लव स्टोरीज़ को भी इन्होंने उसमें बहुत अच्छे से चित्रण उसका किया है। अब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है, वर्क एपिक है, एलिगरी फॉर्म में है, बेस्ट एलिगरी माना जाता है इसको। फेरी क्वीन, फेरी क्वीन अभी हम इसका ओवरव्यू देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वी नीड अ डिफरेंट लेक्चर फॉर दैट, बट वी विल गेट एन ओवरव्यू दैट मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच कम इन द एग्जाम्स आर कवर्ड। स्पेंसर एक्सेप्टेड दैट एरिस्टोटलियन आइडिया ऑफ वर्च्यू वॉज द बेस ऑफ आइडल वर्च्यूज पोर्ट्रेइंग इन फेरी क्वीन। इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया स्पेंसर ने कि जो इन्होंने जो वर्च्यूज़ लिए हैं उसमें जो उनका जो आइडिया ऑफ वर्च्यू है वो एरिस्टोटलियन थीम से लिया गया, उस फिलोसफी से इंस्पायर्ड है। Spencer got inspiration to write it from Thomas Aquinas. Thomas Aquinas was the greatest of scholastic philosophers. He produced a comprehensive synthesis of Christian theology and Aristotelian philosophy that influenced Roman Catholic doctrine for centuries and was adopted as the official philosophy of the church in 1917. तो ये तो जिन लोगों से इंस्पायर्ड है उनके बारे में डिटेल मैंने आपको बताई कि दो लोगों से इंस्पिरेशन मिली इनको, एक तो थॉमस एक्विनस से मिली और एरिस्टोटलियन फिलॉसफी से भी इंस्पायर्ड है इनका वर्क। और मेन जो बात आपको इसको अंडरस्टैंड करने के लिए समझने की किसी को भी ज़रूरत है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर वर्च्यूज़ या व्हाट इज़ वर्च्यू। तो वर्च्यू इज़ बेसिकली कोई ऐसा हाई मॉरल स्टैंडर्ड या हाई ऐसा सिद्धांत जो व्यक्ति अमल में भी लाता हो, यानी कि विच इज़ सीन इन अ पर्सनस बिहेवियर ऑल्सो। सो हाउ इट वर्क्स, लेट्स सी। The original idea of Spencer was to compose 12 books in which he had to deal with 12 virtues, but he couldn't complete, and presently there are 6.5 books.
इट इज़ बिलीव दैट इट इज़ रिटन अंडर द ओक ट्री नियर टू हिज फोर्ट। जो उनके फोर्ट के पास एक ओक ट्री था, उसके वहाँ पर बैठकर उन्होंने इस बुक को लिखा, उस पर वर्क किया उन्होंने। ओरिजिनल आइडिया स्पेंसर का ये था कि 12 बुक्स वो बनाएंगे जिसमें वो 12 अलग अलग वर्च्यूज़ की बात करेंगे, परंतु वो कंप्लीट नहीं हो पाया उनका। और आज की डेट में हमारे पास 6.5 बुक्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। सम फेरी क्वीन एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर डिस्ट्रॉयड और बर्न्ड बाय द आयरिश आर्मी। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उसके कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं वो उस समय बर्न हो गए। तो आज की डेट में भी हमारे पास 6.5 हमारे रेफरेंस के लिए अवेलेबल हैं। ये सारे इकट्ठे साथ में पब्लिश हुए 1609 में। फर्स्ट 3 बुक्स वर सेपरेटली पब्लिश इन 1590। तो पहली बार तो 1590 में 3 वर्क्स पब्लिश हुए, एंड देन द फाइनल पब्लिकेशन कम्स विद 6.5 बुक्स इन 1609। पर जो पूरी जो 6.5 किताबें हैं हमारे पास, वो 1609 में इकट्ठी एक बार दोबारा से रिपब्लिश हुई। In Spencer's letter of the author, he states that the entire epic poem is cloudly enwrapped in allegorical devices. ये मैं आपको पहले भी एक बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि allegorical devices है, बेस्ट एलिगरी है ये। ऑल टुगेदर देखेंगे तो एपिक है, महाकाव्य है ये भी। तो इसमें जो किताबें हैं उनकी हम एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करते हैं। तो स्टोरी ऑफ बुक 1, दिस डील्स विद द वर्च्यू ऑफ होलीनेस, चेस्टिटी, ऑनेस्टिटी एंड इज पर्सोनिफाइड बाय रेड क्रॉस नाइट। यहाँ पर पवित्रता और ईमानदारी के ऊपर इन्होंने वर्च्यूज़ को लिया है, उसी के ऊपर ये पूरी स्टोरी है बुक 1 में। रेड क्रॉस नाइट बिलोंग्स टू द राउंड टेबल ऑफ किंग आर्थर एंड ही इज प्रोटेक्टिंग द लेडी यूना फ्रॉम द फॉल्स रिलीजन। यहाँ पर जो मेन जो प्रोटैगनिस्ट है वो रेड क्रॉस नाइट है, और वो किंग आर्थर के ही दरबार की में राउंड टेबल में है उनके खास। एंड इज प्रोटेक्टिंग लेडी यूना को प्रोटेक्ट कर रहे हैं फॉल्स रिलीजन से, उनको उनके गंतव्य तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ही इज़ डिसीविंग अदर्स एंड प्रोटेक्टिंग यूना, बाकी लोगों को छोड़ते हुए वो पूरा उनका जो गोल है वो ऊना को प्रोटेक्ट करने का है। बिकॉज ऊना इज़ द रियल रिलीजन अंडर द डिसीट, क्योंकि ऊना ही जो है वो रियल रिलीजन है। यहाँ पर उन्होंने सिम्बलाइज किया है ऊना को फॉर क्वीन एलिजाबेथ। नाइट इज सेविंग ऊना फ्रॉम द टेरर ऑफ ड्रैगन। यहाँ पे एक ड्रैगन से उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बुक सेकेंड, The Book of Temperance, follows the hero Gawain and his guide, the Palmer, on the quest to avenge the death of Amevia and worded by finding and destroying the Bower of Bliss and its creator, the witch Acrasia. बुक 2 में जो मेन जो हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है, वो गुएन है, और उनके गाइड है साथ में पामर, जो कि क्वेस्ट पे निकले हैं बदला लेने के लिए अमेविया एंड वर्डेंट की, बाय फाइंडिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द बॉयर ऑफ ब्लिस एंड इट्स क्रिएटर, द विच एक्रेसिया। एक्रेसिया नाम की जो विच है उससे बदला लेते हैं। बुक 3 कंसर्न्स अगेन विद द वर्च्यू ऑफ चेस्टिटी एम्बॉडीड इन द नाइट ब्रिटोमार्ट। ये एक फीमेल नाइट है, तो इन पवित्रता के ऊपर इसकी पूरी थीम है बुक 3 की। बुक 4, द लेजेंड ऑफ कैम्बेल एंड टेलेमोंट, और द फ्रेंडशिप, और ऑफ फ्रेंडशिप के नाम से भी जाना जाता है इसे, डील्स विद द वर्च्यू ऑफ फ्रेंडशिप। दोस्ती के सिद्धांत पर, दोस्ती के नैतिक मूल्यों पर आधारित है इसकी थीम। इट फीचर्स द फ्रेंडशिप बिटवीन 2 नाइट्स, सर कैम्बेल एंड सर ट्राइमंड। बुक 5 जो है वो स्पेंसर्स लेजेंड ऑफ जस्टिस है, या इंसाफ थीम है। यहाँ पे मेन वर्च्यू जो है वो लेजेंड ऑफ जस्टिस है। इट टेल्स ऑफ द नाइट आर्टिकल्स एफर्ट्स टू rid फेरी लैंड ऑफ टायरनी एंड जस्टिस, एडेड बाय हिज साइडकिक टेलिस एंड द टाइमली इंटरवेंशन ऑफ हिज बिथ्रोट द वुमन वेरिया ब्रिटोमार्ट। यहाँ पर जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं वो आर्टिकल हैं, उनके एफर्ट्स दिखते हैं पूरी स्टोरी में कि वो कैसे जो फेरी लैंड है, जो उनका जो कंट्री है, उसे अराजकता से, अत्याचारों से फ्री कराने की कोशिश कर रहे हैं अपने साथ में जो उनकी जो हेल्प है टॉलस, और बीच बीच में उनकी जो बिथ्रोन है जिससे उनकी शादी हुई है, द वुमेन वॉरियर ब्रिटोमार्ट, वो भी उसकी हेल्प करती है। बुक 6 ऑफ द फेरी क्वीन डील्स विद द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ कर्सी इन अ सोशली चेंजिंग वर्ल्ड। कैलिडोर, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ बुक 6, सेट्स आउट to defeat the blatant beast, the chief enemy of the courtesy, but abandons his quest midway through the book in order to live the shepherd's life. Book 6 जो है वो डील करती है जो कर्टसी, जो बेसिक वर्च्यू है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड, की सोशली चेंजिंग वर्ल्ड में रहते हैं। तो मेन जो प्रोटैगनिस्ट हैं बुक 6 के वो कैलिडोर हैं। वो ब्लेटेंट बीस्ट को हराने के लिए निकलते हैं, जो कि बेसिक दुश्मन है कर्टसी का, पर उसको वो पूरा नहीं कर पाते हैं और बीच में ही अपनी क्वेस्ट को छोड़ देते हैं टू लिव अ शेफर्ड्स लाइफ, शेफर्ड्स की लाइफ को जीने के लिए। द अनफिनिश्ड 7th बुक, द कैंटोस ऑफ म्यूटेबिलिटी, अपीयर्स टू हैव रिप्रेजेंट द वर्च्यू ऑफ कॉन्स्टेंसी। तो कॉन्स्टेंसी के वर्च्यू को ये रिप्रेजेंट करती है, और ये एक अनफिनिश्ड वर्क है, और यहाँ पे कोई प्रोटैगनिस्ट नहीं। स्पेंसर हैज़ यूज दीज वर्च्यूज टू डेवलप हिज कंसेप्ट ऑफ द बुक। स्पेंसर ने इन वर्च्यूज़ को यूज़ किया अपनी बुक को पूरी कंसेप्ट
को डेवलप करने के लिए सारे पार्ट्स जितने भी आज हमारे पास उपलब्ध हैं। अगर हम कुल मिला के देखें तो हमारे पास जो वर्च्यूज़ हमको द फेरी क्वीन में मिलते हैं वो है होलीनेस, टेम्परेंस, चेस्टिटी, फ्रेंडशिप, जस्टिस एंड कर्टसी। When Fairy Queen got published here, King Arthur is the hero. He appears in all the books, but he doesn't play a very important role. He is just a pervading figure who appears to help every character in every book. ये हम पहले भी देख चुके हैं जब हम किंग आर्थर के बारे में स्टडी कर रहे थे तो हमने देखा कि वो जब वो क्वेस्ट पे निकलते हैं उसको होली ग्रेल को ढूंढने के लिए, तो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं, तो उससे भी ये इंस्पायर्ड है। तो ये अब किंग आर्थर जो है वो हर स्टोरी में है, हर बुक में हमको किंग आर्थर मिलेंगे, बट ही इज़ नॉट द मेन प्रोटैगनिस्ट। ही अपीयर्स इन ऑल द बुक्स, बट ही इज़ हेल्पिंग एवरीबडी। जहाँ जहाँ जिसको जो भी फाइट कर रहा है अनजस्टिस के लिए या जो भी वर्च्यू को सेव करने की कोशिश कर रहा है, जो भी मेन प्रोटैगनिस्ट है हर बुक का, उसकी वो मदद करते हैं। ही इज़ द माइथोलॉजिकल हीरो, आइडल किंग इन क्रिश्चियन हिस्ट्री। क्रिश्चियन हिस्ट्री में आइडल किंग माना जाता है किंग आर्थर को। किंग आर्थर व्हेन ही मैरिड हिज वाइफ ग्वेनवर ही वाज गिवन अ डॉरी व्हिच वाज राउंड टेबल। और किंग आर्थर की जब शादी हुई थी अपनी वाइफ ग्वेनवर से, तो उनको दहेज में, डॉरी में उनको राउंड टेबल मिली थी। उसी आसपास ये सारी कहानी घूमती है। तो गाइज आई होप सो कि एक ओवरव्यू आपको फेरी क्वीन का और एडमंड स्पेंसर की लाइफ का अच्छा लगा हो, एंड आपको उनकी लाइफ कितनी अमेजिंग लगी अभी तक इस बारे में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।